इंटेलेक्चुअल वे का सबसे मेन प्रिंसिपल यह कहता है कि एक ऑर्डिनरी आदमी के भीतर अपनी कोई विल नहीं होती। इसका सीधा अर्थ यह है कि इंसान की अपनी कोई स्वतंत्र मर्जी नहीं है। वह जो कुछ भी करता है वह वास्तव में उसके साथ घटित होता है। वह एक मशीन की तरह बाहरी इम्पल्सेज और अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के आधार पर रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बाधा यह है कि आदमी एक गहरे इल्यूजन में डूबा रहता है। उसे यह वहम होता है कि वह जीवन का ड्राइवर है, जबकि वह केवल एक पैसेंजर है। उसे लगता है कि चाहे वह किसी से बात करना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो, बुक्स पढ़ना हो या मैथमेटिक्स और आर्ट जैसे जटिल सब्जेक्ट्स को मास्टर करना हो, यह सब उसकी अपनी विल का परिणाम है। जबकि रियलिटी यह है कि परिस्थितियां और उसके अंदर के मैकेनिकल गियर्स उसे चला रहे हैं। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन खड़ा होता है वह एक बड़े पैराडॉक्स की ओर इशारा करता है। यदि हम यह मान लें कि आदमी के पास विल नहीं है, तो फिर उस स्थिति को हम क्या नाम देंगे जब कोई इंसान अपनी किसी पुरानी हैबिट को तोड़ने के लिए संघर्ष करता है? वह अपनी उस हैबिट को ओवरकम करने के लिए एक सच्चा रियल एफर्ट करता हुआ दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि यदि उसके पास अपनी कोई विल है ही नहीं, तो वह एफर्ट कहाँ से आ रहा है? क्या वह एफर्ट भी एक मैकेनिकल रिएक्शन है या वह कुछ और है? इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई आदमी सालों से सुबह देर से सोकर उठने की हैबिट का शिकार है। एक दिन वह तय करता है कि वह सूरज निकलने से पहले उठेगा। वह अलार्म सेट करता है, लेकिन अलार्म बजने पर उसका शरीर और उसका मन उसे वापस सोने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ वह जो छटपटाहट महसूस करता है, जो कोशिश वह करता है, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या वह सच में एफर्ट कर रहा है या वह बस एक इच्छा मात्र है जो पूरी नहीं हो पा रही? अक्सर देखा जाता है कि आदमी चाहता तो है कि वह अपनी हैबिट बदल ले, लेकिन वह उसके लिए जरूरी एक्शन नहीं ले पाता। वह एक ऐसी अवस्था में फंसा रहता है जहां वह चाहता तो बहुत कुछ है पर कर कुछ भी नहीं पाता। इस स्थिति में जब वह एफर्ट करने में असमर्थ होता है, तो उसकी इस लाचारी को हम जीवन के विज्ञान में किस तरह स्थान देंगे? यदि वह प्रयास नहीं कर रहा है, तो क्या वह केवल एक दर्शक है जो अपनी बर्बादी देख रहा है? यह गुत्थी सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से एक आदमी के असली संघर्ष और उसकी रियलिटी की पहचान शुरू होती है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा इल्यूजन है कि हमारे पास अपनी कोई विल है। वास्तविकता में जिसे हम अपनी मर्जी या संकल्प शक्ति समझते हैं, वह केवल बाहर की चीजों के प्रति हमारा अट्रैक्शन, आकर्षण या रिपल्सन, प्रतिकर्षण है। आदमी का पूरा जीवन इन्हीं दो ताकतों के बीच झूलता रहता है। या तो वह किसी चीज से डरा हुआ होता है या किसी चीज को बहुत ज्यादा नापसंद करता है, और यही नापसंदगी उसके भीतर एक रिपल्सन पैदा करती है जो उसे उस चीज से दूर भागने पर मजबूर करती है। दूसरी ओर जब उसे कोई बताता है या उसे खुद महसूस होता है कि फलां चीज को पाने से उसे सुख मिलेगा, तो वह उस दिशा में थोड़ा एफर्ट करने लगता है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि यह अट्रैक्शन उस आदमी के भीतर से पैदा नहीं हुआ है और न ही उसके कॉन्शियस माइंड की कोई उपज है। असल में यह ताकत उन बाहरी चीज़ों में ही मौजूद है। चीज़ें या तो हमें अपनी ओर खींचती हैं या हमें अपने से दूर धकेलती हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी भूखे आदमी के सामने स्वादिष्ट खाना रख दिया जाए तो वह उसकी तरफ खिंचा चला आता है। यहाँ वह खाना उसे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वह आदमी दुनिया को यह बताएगा कि मैंने अपनी विल से खाना खाने का फैसला किया। ठीक वैसे ही अगर कोई सामने से आ रहे किसी खतरे को देखकर भागता है, तो वह रिपल्सन के प्रभाव में है, लेकिन वह इसे अपनी सूझबूझ या विल का नाम दे देता है। अतः जिसे हम विल बुलाते हैं, वह दरअसल केवल इन्हीं बाहरी ताकतों के प्रति हमारा एक मैकेनिकल रेस्पॉन्स है। हम बस एक ऐसी मशीन की तरह काम करते हैं जिसे कभी कोई चीज़ खींच रही है और कभी कोई दूसरी चीज़ धक्का दे रही है। इस अट्रैक्शन और रिपल्सन के खेल को ही हम अपनी इच्छा या अपनी मर्जी कहकर पुकारते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम केवल उन बाहरी चीज़ों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा और पेचीदा क्वेश्चन उठता है। जब हम देखते हैं कि कोई साइंटिस्ट लैब में दिन रात एक कर देता है, कोई इंजीनियर अद्भुत और कॉम्प्लेक्स मशीनों का निर्माण करता है,
या कोई मैथमेटिशियन ऐसी थ्योरम्स और उसके प्रूफ्स ढूंढ निकालता है जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तब हमारा मन सोचने पर मजबूर हो जाता है। यह सब कुछ एक नई रचना की तरह है, एक ऐसी मशीन जो कल तक नहीं थी, एक ऐसा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, आज वह बनकर तैयार है। इन सभी कामों में वह आदमी अपने आप को पूरी तरह कंसंट्रेट करता है, वह अपनी पूरी एनर्जी एक ही दिशा में लगा देता है और ऐसा लगता है कि वह यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। तो क्या इसे हम विल कहेंगे, या यह भी केवल विल होने का एक और भ्रम है? इसे समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होगा। बाहर से देखने पर यह एक महान कॉन्शियस एफर्ट लग सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल वे के नज़रिए से देखें तो यहाँ भी एक विशेष प्रकार का अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। एक साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च के प्रति जो पागलपन या जुनून होता है, वह वास्तव में उस प्रॉब्लम या उस डिस्कवरी का एक इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। जैसे एक छोटे बच्चे का ध्यान उसका मनपसंद खिलौना खींच लेता है, वैसे ही एक मैथमेटिशियन का ध्यान वह थ्योरम्स और इक्वेशंस खींच लेती हैं। वह इंजीनियर या डॉक्टर जिसे अपनी विल समझ रहा है, वह दरअसल उसके मन की एक विशेष बनावट का परिणाम है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा का लोभ, किसी नई चीज को जानने की तीव्र जिज्ञासा, या यहाँ तक कि किसी बीमारी का डर भी उसके लिए एक फ्यूल का काम करता है। यह सब भी बाहरी इंपल्सेज ही हैं जो उस आदमी के अंदर के मैकेनिकल गियर्स को घुमा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यूक्रेन रसिया वॉर के दौरान साइंटिफिक ब्रेन्स दिन रात नए हथियारों या डिफेंस सिस्टम्स को बनाने में लगे हैं। यहाँ उनका कंसंट्रेशन और उनका एफर्ट बहुत ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे की असली ताकत भय या जीतने की लालसा है। अगर इन बाहरी कारणों, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हटा दिया जाए, तो क्या वह आदमी फिर से वही एफर्ट कर पाएगा? अक्सर जवाब होता है नहीं। इसका मतलब है कि वह कंसंट्रेशन उसकी अपनी चुनी हुई विल नहीं है, बल्कि उस कार्य की प्रकृति है जिसने उसे पकड़ रखा है। वह वैज्ञानिक उस रिसर्च को नहीं कर रहा, बल्कि वह रिसर्च उस वैज्ञानिक के माध्यम से हो रही है। यह सब कुछ उस महान एवोल्यूशन की दिशा का हिस्सा है जहां नई चीजें पैदा हो रही हैं, पर उन आविष्कारों के पीछे मौजूद इंसान अभी भी उन्हीं नियमों से बंधा है जो उसे चला रहे हैं। इस दुनिया में हर आदमी का कंसंट्रेशन और माइंड लेवल एक जैसा नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है। अपने इसी विशेष माइंड लेवल के आधार पर एक इंसान अपने कर्म, एक्शंस डिसाइड करता है और फिर पूरी शक्ति से अपने गोल्स और अपने अचीवमेंट्स को पाने में जुट जाता है। यह एक मैकेनिकल चुनाव की तरह है, जिसका मानसिक ढांचा जिस तरह का होता है वह उसी के हिसाब से अपना प्रोफेशन चुन लेता है। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई मैथमेटिशियन, तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चुनाव भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता। आदमी जिस समय इस पृथ्वी पर मौजूद है, उस समय पूरे वर्ल्ड में जो भी एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट चल रहा होता है, वही उसे आवश्यक इम्पल्सेज और मोमेंटम प्रदान करता है। वह एनवायरनमेंट ही उसे एक दिशा देता है। जैसे एक डॉक्टर यह तय करता है कि उसे किसी विशेष बीमारी की मेडिसिन खोजनी है, या एक मैथमेटिशियन किसी जटिल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एम बनाता है। यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते, बल्कि उस समय की वैश्विक जरूरतों और परिस्थितियों के दबाव उन्हें उस दिशा में धकेलते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही समय पर हजारों लाखों साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अपनी अपनी समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं। यह एक बहुत बड़े मास एक्सपेरिमेंट जैसा है। अब इनमें से कौन सा उस सॉल्यूशन तक पहुंच पाएगा, यह पूरी तरह से एक एक्सीडेंट है। जिसकी मशीनरी, जिसका पिछला अनुभव और जिसकी परिस्थितियां सही बैठ जाती हैं, वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। जैसे ही वह नई खोज या इन्वेंशन सफल होता है, वह पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाता है और एक स्टैंडर्ड बन जाता है। लेकिन जैसे ही एक गुत्थी सुलझती है, पूरी मानवता का बायोमास और सारी मानसिक मशीनरी तुरंत अगली प्रॉब्लम्स पर लग जाती है। यह एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है
जहां इंसान केवल एक माध्यम की तरह काम करता है। वह अपनी विल से आविष्कार नहीं कर रहा, बल्कि प्रकृति उससे आविष्कार करवा रही है ताकि एवोल्यूशन की यह गाड़ी आगे बढ़ती रहे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी युद्ध के समय अचानक से टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी आ जाती है, क्योंकि उस समय का वातावरण वैज्ञानिकों को नए हथियार बनाने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ भी आदमी एक पुर्जा मात्र ही है जो केवल अपने कंसंट्रेशन के लेवल के हिसाब से अपना रोल प्ले कर रहा है। तो क्या इस तरह के एफर्ट और विल बिल्कुल वैल्यूलेस हैं? क्या इनकी कोई कीमत नहीं है? सच तो यह है कि हाँ, यह पूरी तरह से मैकेनिकल है और इसी कारण इसकी अपनी कोई वास्तविक वैल्यू नहीं है। इसे गहराई से समझें तो इसकी एक ऑब्जेक्टिव वैल्यू जरूर हो सकती है, इस सेंस में कि इन आविष्कारों और खोजों से हम मटेरियल दुनिया में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें बेहतर सर्वाइवल के ऑप्शन देता है, हमें सुख सुविधाएं प्रदान करता है और इसी के सहारे हम इस अर्थ पर अपना जीवन पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम जिस एफर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम वास्तव में पैदा करना चाहते हैं, यह वह एफर्ट बिल्कुल नहीं है। जिस एफर्ट पर हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं वह इन सांसारिक उपलब्धियों से कोसों दूर है। असली एफर्ट केवल एक ही बिंदु से शुरू होता है और वह है एफर्ट टू अवेक, जागने के लिए प्रयास करना। यदि कोई भी एफर्ट हमें होश में लाने के लिए या हमारी कॉन्शसनेस को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा है तो वह व्यर्थ है। अब चाहे कोई साइंटिस्ट कितनी भी महान रिसर्च कर ले, कोई लीडर कितनी भी कुशलता से अपना देश या राज्य चला ले, या कोई भी इंजीनियर कितनी भी अद्भुत डिस्कवरी कर ले, इससे यह बिल्कुल साबित नहीं होता कि उसकी कॉन्शसनेस इंप्रूव हो रही है। यहाँ तक कि एक आर्टिस्ट की बनाई सबसे सुंदर ड्राइंग भी उसे जागने में मदद नहीं करती। ये सब केवल अपनी मशीनरी के बेहतर पुर्जे हो सकते हैं, लेकिन वे अभी भी एक गहरी नींद में हैं। वे अपनी हैबिट्स और बाहरी इम्पल्सिस के गुलाम हैं। इसलिए जब तक प्रयास का केंद्र आत्मस्मृति, सेल्फ रिमेम्बरिंग और होश नहीं है, तब तक ऐसे सभी सांसारिक एफर्ट्स और उनकी तथाकथित वैल्यू पूरी तरीके से वैल्यूलेस है। असली मूल्य केवल उस प्रयास का है जो हमें इस यांत्रिक निंद्रा, मैकेनिकल स्लीप से बाहर निकाल सके।